अध्याय 15 उद्यमशील निवेशक के लिए शेयरों का चयन। पिछले अध्याय में हमने साधारण शेयर चयन पर उपयुक्त प्रतिभूतियों के व्यापक समूहों के संदर्भ में चर्चा की थी, जिससे रक्षात्मक निवेशक किसी भी तरह की सूची बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसे उसके सलाहकार प्राथमिकता देते हैं, बशर्ते उचित रूप से विविधीकरण का लक्ष्य अर्जित कर लिया जाए। चयन में हमारा जोर मुख्य रूप से छोड़ने पर रहा है। एक और जहां हम ऐसे इशू के खिलाफ सलाह देते हैं जो स्पष्ट रूप से खराब गुणवत्ता के होते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी सलाह उन सभी हाई क्वालिटी इशू के खिलाफ भी होती है यदि उनका भाव इतना अधिक हो कि उसमें स्पेक्युलेटिव का काफी जोखिम शामिल हो। इस अध्याय में जो उद्यमशील निवेशकों से संबंधित है, हमें उन संभावनाओं और साधनों पर विचार करना होगा जिससे व्यक्तिगत चयन किया जा सके, जो सीधे सीधे औसत से ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसा सफलतापूर्वक करने की क्या संभावनाएं हैं? यदि हम शुरू में इस विषय पर कुछ गंभीर आपत्तियां व्यक्त नहीं करते तो हम शायद कम स्पष्ट होंगे। जैसा कि व्यंजना में कहा जाता है, पहली ही नजर में सफल चयन का मामला अपने आप में प्रमाणित प्रतीत होता है। औसत परिणाम पाने के लिए, उदाहरण के लिए, DJIA के प्रदर्शन के बराबर किसी खास तरह की क्षमता नहीं चाहिए। बस जरूरत इसी की होगी कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाए जो उन 30 प्रमुख इशू के जैसा या समान हो। तब निश्चित ही थोड़ा भी कौशल हासिल होने पर, जो अध्ययन, अनुभव और मूल क्षमता से प्राप्त होता है, DJIA से काफी बेहतर परिणाम हासिल करना संभव हो सकता है। फिर भी इसके विचारणीय और गंभीर प्रमाण हैं कि ऐसा करना बहुत कठिन होता है, भले ही इसे आजमाने वालों की योग्यता कितनी भी उच्चतम हो। इसका प्रमाण अनगिनत निवेश कंपनियों या फंड्स के रिकॉर्ड में निहित है जो कई वर्षों से परिचालन में हैं। इनमें से ज्यादातर फंड इतने बड़े अवश्य होते हैं कि इस क्षेत्र के बेहतरीन वित्तीय या प्रतिभूति विश्लेषकों के साथ ही समुचित अनुसंधान विभाग के अन्य संगठकों की सेवाएं ले सके। इनका परिचालन व्यय जो उनकी पर्याप्त पूंजी में फैला होता है, वो 1 वर्ष के 1% का औसतन लगभग आधा या इससे कम होता है। यह लागत अपने आप में बहुत कम नहीं होती, लेकिन जब इनकी तुलना साधारण शेयरों में 1951-1960 के दशक में मिले तकरीबन 15% के वार्षिक कुल रिटर्न या 1961-1970 में मिले 6% रिटर्न से भी की जाए तो ये बहुत बड़े नहीं होते। कम मात्रा की सुपीरियर चयन क्षमता द्वारा इस व्यय बाधा को आसानी से पार किया जा सकता है और फंड शेयर धारकों के लिए सुपीरियर कुल परिणाम पाया जा सकता है। फिर भी कुल मिलाकर सभी साधारण शेयर फंड्स कई वर्षों की लंबी अवधि में उतना अच्छा रिटर्न कमाने में विफल रहे हैं जितना स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक एवरेज या पूरे बाजार में दर्शाया गया था। कुछ विस्तृत अध्ययन इस निष्कर्ष को व्यापक रूप से प्रमाणित करते हैं। हम अपने सामने के सबसे नवीनतम को उद्धृत करते हैं, जिसमें 1960-1968 की अवधि शामिल है। इन परिणामों से प्रतीत होता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स के क्रम रहित पोर्टफोलियो, जिनमें हर स्टॉक के समान निवेश किया हो, इसका प्रदर्शन दीर्घावधि में औसतन इसी जोखिम वर्ग के म्यूचुअल फंड से बेहतर रहा। कम और मध्यम जोखिम पोर्टफोलियो ये अंतर काफी अधिक था, क्रमशः 3.7% और 2.5% प्रति वर्ष। लेकिन हाई रिस्क पोर्टफोलियो में यह काफी कम था, 0.2% प्रति वर्ष। जैसा कि हमने अध्याय 9 में उल्लेख किया है कि ये तुलनात्मक आंकड़े किसी भी तरह निवेश फंड की बतौर वित्तीय संस्थान उपयोगिता को खारिज नहीं करते, क्योंकि ये निवेश करने वाली जनता के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध रहते हैं, जिससे उनके साधारण स्टॉक प्रतिबद्धताओं पर तकरीबन औसत परिणाम हासिल हो सके। अनेक कारणों से जनता के अधिकांश सदस्य जो अपनी पसंद के साधारण शेयरों में धन लगाते हैं, वे ऐसा करने में लगभग विफल हो जाते हैं। लेकिन उद्देश्यपरक पर्यवेक्षक के लिए व्यापक औसत के प्रदर्शन को बेहतर करने में फंड्स की विफलता बहुत ही निर्णायक संकेत है कि ऐसी उपलब्धि आसान होने के बजाय वास्तव में अत्यधिक कठिन होती है। ऐसा क्यों है? हम इसके लिए 2 भिन्न स्पष्टीकरण सोच सकते हैं, जिनमें से हर एक आंशिक रूप से लागू होता है। पहली संभावना यह कि शेयर बाजार वास्तव में मौजूदा भावों में न केवल कंपनियों के अतीत और वर्तमान प्रदर्शन के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाता है, बल्कि उनके भविष्य के बारे में जो भी उम्मीदें उचित रूप से बनाई जा सकती हैं, उसे भी प्रतिबिंबित करता है। यदि ऐसा है तो समय समय पर होने वाली विभिन्न बाजार गतिविधियां, जो कि अक्सर बहुतायत होती हैं, अवश्य ही नए घटनाक्रमों और संभावनाओं का परिणाम होंगी, जिन्हें विश्वसनीय रूप से पहले से नहीं देखा जा सकता।
इससे भाव गतिविधियां अनिवार्य रूप से आकस्मिक और क्रम रहित होंगी। इस सीमा तक की पूर्व कथन सच निकले, प्रतिभूति विश्लेषक का काम चाहे जितना भी बुद्धिमानी से किया जाए बड़े पैमाने पर अप्रभावी होगा, क्योंकि मूल रूप से वो उसकी भविष्यवाणी का प्रयास कर रहा है जिसकी भविष्यवाणी हो नहीं सकती। प्रतिभूति विश्लेषकों की लगातार बढ़ती संख्या की इस परिणाम तक पहुंचने में अहम भूमिका रही है। एक महत्वपूर्ण साधारण शेयर के पीछे सैकड़ों बल्कि हजारों विशेषज्ञों के मूल्य कारकों का अध्ययन करने से ये उम्मीद होना स्वाभाविक है कि इसका मौजूदा भाव इसके मूल्य पर जानकारी पूर्ण राय पर आम राय को काफी हद तक प्रतिबिंबित करता होगा। अन्य इशू पर इसे प्राथमिकता देने वाले लोगों के ऐसा करने का कारण उनका व्यक्तिगत पक्षपात या आशावाद होगा, जिसके गलत होने की उतनी ही संभावना है जितना सही होने की। हम अक्सर वॉल स्ट्रीट में प्रतिभूति विश्लेषकों के कार्य तथा डुप्लीकेट ब्रिज टूर्नामेंट में ब्रिज के माहिर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बीच समानता पर विचार करते हैं। इसमें जहां प्रतिभूति विश्लेषक संभावित सफलता वाले शेयरों के चयन का प्रयास करते हैं, वहीं खिलाड़ी खेले गए हर हैंड में शीर्ष स्कोर बनाना चाहते हैं। इनमें कुछ ही लोग अपना लक्ष्य पाने में सफल रहते हैं। एक सीमा तक सभी ब्रिज खिलाड़ी समान स्तर के माहिर होते हैं। विजेता बनने की संभावना शानदार कौशल के बजाय विभिन्न प्रकार ब्रेक से तय होती है। वॉल स्ट्रीट पर लेवलिंग प्रक्रिया को पेशे में मौजूद फ्री मैसनरी यानी कि गुप्त संसद से मदद मिलती है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के मिलन कार्यक्रमों में विचारों और खोजों को काफी स्वतंत्र रूप से साझा किया जाता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे समान ब्रिज टूर्नामेंट में विभिन्न विशेषज्ञ एक दूसरे के कंधों पर देख रहे थे और प्रत्येक हैंड पर बहस कर रहे थे जिस तरह यह खेला गया था। दूसरी संभावना काफी अलग किस्म की है। संभवतः प्रत्येक अनेक प्रतिभूति विश्लेषक शेयर चयन की समस्या सुलझाने में बुनियादी रूप से त्रुटि के कारण अक्षम हैं। वे ऐसे उद्योगों को तलाशते हैं जिनमें ग्रोथ की सर्वाधिक संभावनाएं हों तथा इस उद्योग की कंपनियां जिनमें बेहतरीन प्रबंधन और अन्य लाभ हों। इससे फल ये होता है कि वे ऐसे उद्योगों और ऐसी कंपनियों को किसी भी भावों पर खरीदते हैं, चाहे वे जितना अधिक हों, और वे उन कम संभावनाशील उद्योगों और कंपनियों से बचते हैं भले ही उनके शेयरों के भाव कितने भी कम हों। ये प्रक्रिया केवल तभी सही है जब यदि अच्छी कंपनियों की आय निश्चित रूप से भविष्य में भी इतनी ही तेज दर से अनिश्चित काल के लिए बढ़ती रहे, तब सिद्धांत रूप से उनका मूल्य अनंत हो सकता है। और यदि कम संभावनाशील कंपनियां अवसान की तरफ बढ़ रही हों जिनका कोई बचाव ना हो, तो विश्लेषक की उन्हें किसी भी भाव पर अनाकर्षक मानने की सोच ठीक है। हमारे कॉर्पोरेट उद्यमों की सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। बहुत कम कंपनियां लंबे समय तक उच्च दर से अबाधित ग्रोथ दर्शाने में सक्षम होती हैं। साथ ही बहुत ही कम बड़ी कंपनियां अंतिम विलुप्ति से पीड़ित होती हैं। अधिकांश का इतिहास सुख दुख उतार चढ़ाव आंतरिक स्थिति में बदलाव का होता है। कुछ में विविध भांति की फर्श से अर्श और वापसी की कहानी लगभग चक्रीय आधार पर दोहराई गई है। ये वाक्यांश कभी एक मानक हुआ करता था जिसे स्टील उद्योग पर लागू किया जाता था। दूसरों के मामलों में प्रबंधन में गिरावट या सुधार के साथ शानदार बदलावों की पहचान की गई है। कोई भी उद्यमशील निवेशक जो शानदार यील्ड परिणाम पाने के लिए व्यक्तिगत चयन करना चाहता है, वो पूर्व में मिली जानकारी को कैसे लागू करे। सबसे पहले तो उसने एक कठिन और शायद अव्यवहारिक बीड़ा उठा लिया है। इस पुस्तक के पाठक कितने भी बुद्धिमान और जानकारी पूर्ण क्यों ना हों, देश के शीर्ष विश्लेषकों से बेहतर खुद पोर्टफोलियो चयन की आशा नहीं रख सकते। लेकिन यह सच है कि शेयर बाजार में बड़ा सेगमेंट मानक विश्लेषण चयन में पूर्ण अनदेखा कर दिया जाता है या अक्सर इसके खिलाफ पक्षपात होता है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस अवस्था में हो सकता है कि इस परिणामी अंडर वैल्यू से मुनाफा कमा सके, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे उन खास पद्धतियों पर चलना होगा जिन्हें आमतौर पर वॉल स्ट्रीट स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो स्वीकार्य नहीं है वे हर किसी के लिए जैसे वे चाहते हैं वैसे परिणाम उत्पन्न करते प्रतीत नहीं होते। हालांकि ये काफी अजीब भी है कि शेयर बाजार में काम करने वाले इतने सारे पेशेवर दिमागों के बाद भी ऐसे तरीके हैं जो ठोस और तुलनात्मक रूप से अलोकप्रिय दोनों हैं। फिर भी हमारा अपना करियर और साख भी इस संभाव्य तथ्य पर आधारित होते हैं। ग्राहम न्यूमैन पद्धति का सारांश। अपने अंतिम बयान को ठोस बनाने के लिए यह जरूरी है कि उन परिचालन प्रकारों का संक्षिप्त खाता दिया जाए जिनका उपयोग हमने 1926 से 1956 के बीच ग्राहम न्यूमैन कॉरपोरेशन के 30 वर्ष के जीवन काल में किया था। हमारे रिकॉर्ड में इसे इस तरह से वर्गीकृत किया गया था: ऑर्बिट्रेज यानी कि मध्यस्थता,
प्रतिभूति की खरीद और एक या अधिक प्रतिभूतियों की फौरन बिक्री, जिन्हें पुनर्व्यवस्था, विलयन या ऐसी ही किसी योजना में बदला जाना था। लिक्विडेशन यानी कि परिसमापन, शेयरों की खरीद जिनमें एक या अधिक के नकद भुगतान के लिए कंपनी के एसेट्स का परिसमापन किया जाना था। इन दो वर्गों का परिचालन दो आधारों पर चुना गया था। नंबर 1, 20% या ज्यादा का अनुमानित वार्षिक रिटर्न, और नंबर 2, हमारा आकलन था कि सफल होने की संभावना कम से कम 5 में से 4 की हो। संबंधित हेज, परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय प्रेफर्ड शेयरों की खरीद और इसके साथ ही साधारण स्टॉक्स की बिक्री जिनमें वे बदले जाने योग्य थे। ये स्थिति समानता के आधार पर निकटता से स्थापित की जाती थी, अर्थात एक छोटी अधिकतम हानि यदि सीनियर इशू वास्तव में परिवर्तित था तथा यह प्रचलन इसी तरीके से बंद हो, लेकिन मुनाफा तब होता है जब साधारण शेयर सीनियर इशू से काफी ज्यादा गिरे या पोजीशन बाजार में क्लोज की जाए। नेट करंट असेट यानी कि बार्गेन इशू, यहां विचार यह था कि जितने ज्यादा संभव हों उतने इशू को केवल नेट करंट असेट्स के मायने में बुक वैल्यू से कम भाव पर खरीदा जाए, अर्थात प्लांट अकाउंट और अन्य असेट को कोई मूल्य ना दिया जाए। हमारी खरीद पारंपरिक रूप से गिर चुके असेट मूल्य के 2/3 या इससे कम पर होती थी। अधिकांश वर्षों में हमने ऐसे कम से कम 100 विभिन्न इशू में काफी विविधीकरण किया। हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि समय समय पर हमने नियंत्रण प्रकार के कुछ बड़े अधिग्रहण भी किए, लेकिन वर्तमान चर्चा के लिए ये प्रासंगिक नहीं है। हमने प्रत्येक परिचालन वर्ग के परिणामों पर निकट से निगाह रखी। इन फॉलोअप के परिणाम स्वरूप हमने 2 बड़े क्षेत्रों को बंद कर दिया जिनमें हमें कुल परिणाम संतोषजनक नहीं दिख रहे थे। पहला, हमारे सामान्य विश्लेषण के आधार पर लगभग आकर्षक इशू की खरीद जो केवल उनकी कार्यशील पूंजी से कम पर नहीं मिल रहे थे। दूसरा, असंबंधित हेजिंग कार्य जिसमें खरीदी गई प्रतिभूति बेचे गए साधारण शेयर के लिए परिवर्तनीय ना हो। ऐसे कार्य मोटे तौर पर उनसे संबंधित होते हैं जिन्हें हाल ही में निवेश कंपनी क्षेत्र में हेज फंड्स के नए ग्रुप के तौर पर पहचान मिली है। इन दोनों ही परिणामों में 10 या ज्यादा वर्षों की तय अवधि के परिणामों के अध्ययन ने हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि इनका मुनाफा पर्याप्त रूप से निर्भर रहने योग्य नहीं है तथा इनका परिचालन पर्याप्त रूप से सरदर्द से सुरक्षित नहीं है जो इन्हें जारी रखने को न्यायोचित सिद्ध करे। 1939 के बाद हमारा परिचालन सेल्फ लिक्विडेशन यानी आत्म परिसमापन, हालात संबंधित हेज, कार्यशील पूंजी बार्गेन और कुछ नियंत्रण कार्यों तक सीमित हो गया। इन वर्गों में से प्रत्येक ने हमें तब से लगातार संतोषजनक परिणाम दिए, इस खास विशेषता के साथ कि जब हमारे अंडर वैल्यू इशू इतना अच्छा नहीं कर रहे थे तब मंदी के बाजार में संबंधित हेज अच्छे मुनाफे में बदल गए। हम बड़ी संख्या में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपने आहार का सुझाव देने में संकोच करते हैं। जाहिर है हमने जिन पेशेवर तकनीकों का पालन किया वे रक्षात्मक निवेशकों के लिए उचित नहीं होंगी जिनकी परिभाषा ही शौकिया है। वहीं आक्रामक निवेशकों में से संभवतः केवल कुछ ही लोगों के पास इस प्रकृति का स्वभाव होगा कि वे अपने को गंभीरता से प्रतिभूति जगत के केवल कुछ तुलनात्मक रूप से छोटे हिस्से तक सीमित रख सकें। अधिकांश सक्रिय बुद्धि वाले अभ्यासक विस्तृत चैनलों में उद्यम को प्राथमिकता देंगे। उनकी स्वाभाविक शिकारगाह समूचा प्रतिभूति क्षेत्र है जो उनके अनुसार निश्चित ही रूढ़िवादी पैमाने पर ओवर वैल्यू नहीं होता और निसंदेह अपनी संभावनाओं और पिछले रिकॉर्ड के कारण औसत साधारण शेयरों से ज्यादा आकर्षक प्रतीत होता है। ऐसे विकल्पों में वे हमारे द्वारा रक्षात्मक निवेशकों के लिए प्रस्तावित विभिन्न गुणवत्ता परीक्षणों और भाव तार्किकता का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनको कम कठोर होना होगा जिससे एक कारक को अधिक बल मिले ताकि वे किसी दूसरे छोटे काले निशान को प्रतिसंतुलित कर सके। उदाहरण के लिए इसे ऐसी कंपनी को बाहर नहीं करना है जिसने 1970 जैसे किसी वर्ष विशेष में घाटा दर्शाया हो। यदि उसकी बड़ी औसत आय और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं उस स्टॉक को सस्ता दर्शाते हों, उद्यमशील निवेशक अपने विकल्पों को उन उद्योगों और कंपनियों तक सीमित रख सकता है जिनके प्रति उसका आशावादी दृष्टिकोण हो, लेकिन हमारी सलाह ऐसे स्टॉक के प्रति आवेग में आकर उच्च भाव आय और आस्तियों के संबंध में देने के खिलाफ है। यदि वो इस क्षेत्र में हमारे दर्शन का पालन करेगा तब उसके अहम चक्रीय उद्यमों जैसे संभवतः स्टील शेयर खरीदने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जब मौजूदा हालत पक्ष में ना हो, नजदीकी संभावनाएं कम हो तथा इसके कम भाव वर्तमान निराशा को प्रतिबिंबित करते हों। सेकेंडरी कंपनियां
परीक्षण और चयन की संभावना के मामले में अगला क्रम सेकेंडरी कंपनियों का आता है जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हों और जितना पिछला रिकॉर्ड संतोषजनक हो, लेकिन जिनके प्रति जनता में उत्साह न दिखता हो। ये संस्थान एल्ट्रा और एम हार्ट के 1970 के बंद भाव जैसे हो सकते हैं। इसके लिए आप अध्याय 13 को सुन सकते हैं। ऐसी कंपनियों को तलाशने के कई तरीके हैं। हम यहाँ नए तरह के नजरिए को आजमाना चाहेंगे तथा शेयर चयन में ऐसे अभ्यास के विस्तृत प्रतिपादन के तर्क देंगे। हमारा दोहरा उद्देश्य हमारे बहुत से पाठकों को हमारे द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में ठोस व्यवहारिक मूल्य मिल सकता है, या वे चाहें तो ऐसी ही तुलनात्मक पद्धति को भी आजमा सकते हैं। इसके अलावा हम साधारण शेयर के वास्तविक जगत पर पकड़ बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें फिलहाल मौजूद अधिक आकर्षक और मूल्यवान छोटे वॉल्यूम से परिचित भी करवा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की स्टॉक गाइड है जो हर महीने प्रकाशित होती है और वार्षिक सदस्यता द्वारा आम जनता के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ब्रोकरेज फर्में भी हैं जो इस गाइड को अपने ग्राहकों की मांग पर वितरित करती हैं। इस बेहद मोटी गाइड के लगभग 230 पृष्ठों पर 4500 से ज्यादा कंपनियों के शेयरों की सांख्यिकी जानकारी संक्षेप में दी जाती है। इसमें विभिन्न एक्सचेंजों के सभी इशू की सूची शामिल होती है, जिनमें करीब 3000 से ज्यादा, कुछ 1500 गैर सूचीबद्ध इशू हैं। किसी कंपनी विशेष पर पहली और दूसरी नजर डालने के आवश्यक चीजें सारांश में दी जाती हैं। हमारी दृष्टि में इसमें सबसे अहम अनुपस्थित तथ्य नेट असेट वैल्यू या बुक वैल्यू प्रति शेयर है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बड़े वॉल्यूम में और अन्य कहीं मिल सकता है। जो निवेशक कॉर्पोरेट के आंकड़ों से खेलने में दिलचस्पी रखता हो, स्टॉक गाइड में उसकी किस्मत अच्छी है। वो कोई भी पृष्ठ खोलेगा, उसकी आंखों के समक्ष शेयर बाजार की भव्यता और निराशा की संक्षिप्त चित्रमाला होगी, जिसमें 1936 से लेकर अब तक के सर्वोच्च और न्यूनतम भाव उपलब्ध हैं। उन्हें यहाँ वे कंपनियां मिल सकती हैं जिन्होंने अपना भाव अति न्यून से शानदार उच्च 2000 गुना तक बढ़ाया है। प्रतिष्ठित IBM की ग्रोथ उस अवधि में केवल 333 गुना थी। उसे ऐसी भी कंपनी मिल सकती है, इतनी असाधारण बात नहीं, जिसका शेयर 3/8 से 68 तक बढ़ा और तत्पश्चात गिरकर 3 हो गया। डिविडेंड रिकॉर्ड कॉलम में वो 1791 तक तलाश सकता है, जो इंडस्ट्रियल नेशनल बैंक ऑफ रोड आइलैंड, जिसे हाल ही में अपना पुराना कॉर्पोरेट नाम बदलते देखा गया है, उसने भुगतान किया था। यदि वो गाइड में 1969 के वर्षांत की तलाश करेगा तो वो पढ़ सकता है कि पेन सेंट्रल कंपनी यानी कि पेंसिल्वेनिया रेल रोड की वारिस 1848 से लगातार डिविडेंड का भुगतान कर रही है। ओह, इसके कुछ ही महीनों बाद दुर्भाग्य से वो दिवालिया हो गई। उसे ऐसी भी कंपनी मिल जाएगी जो अपनी अंतिम रिपोर्टेड अर्निंग्स के केवल 2 गुना पर बिकी है और एक अन्य जो इसी आय पर 99 गुना पर बिकी है। अधिकांश मामलों में उसके लिए कॉर्पोरेट नाम देखकर व्यापार प्रकृति को बताना कठिन होगा, जैसे कि US स्टील के लिए यहाँ 3 चीजें हैं तथा ITI कॉर्पोरेशन यानी कि बेकरी कार्य या सेंटा फे इंडस्ट्री मुख्यतः बड़े रेल रोड। उसे यहाँ असाधारण विविधता वाले भाव इतिहास, डिविडेंड और आय इतिहास, वित्तीय स्थिति, पूंजीकरण सेटअप और सब कुछ मिल सकता है। पीछे को झुकता रूढ़िवाद, आम विशेषता रहित कंपनियां, सबसे खास मिश्रण वाले प्रधान कारोबार, सभी तरह के वॉल स्ट्रीट गजेट्स और विजेट्स यहाँ सब मौजूद हैं, खोजे जाने या गंभीर उद्देश्य से अध्ययन की प्रतीक्षा करता हुआ। गाइड में जहां भी लागू हो, अलग कॉलम में नवीनतम 12 महीने के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान डिविडेंड यील्ड तथा प्राइस अर्निंग्स रेशियो दिए जाते हैं। ये अंतिम चीज वो है जो हमें साधारण शेयर चयन के हमारे काम में सही मार्ग पर रखती है। स्टॉक गाइड से छटाई। मान लीजिए हम बस पहली नजर का वो संकेत तलाश रहे हैं कि शेयर सस्ता है। मन में आने वाला ऐसा पहला सुराग हालिया आय से कम भाव का होता है। चलिए उन शेयरों की एक प्राथमिक सूची बनाते हैं जो 1970 के अंत में 9 या इससे कम के गुणक पर बिके थे। ये आधार सामग्री समसंख्यांकित पृष्ठ के अंतिम कॉलम पर सहज ही मिल जाएगी। उदाहरणात्मक नमूने के तौर पर हम ऐसे पहले 20 कम गुणक वाले शेयरों को ले सकते हैं। इनकी शुरुआत छठी इशू सूची से होती है। एबरडीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो उस वर्ष 101/4 या सितंबर 1970 में समाप्त 12 महीने में अपनी $1.25 प्रति शेयर की रिपोर्टेड आय से 9 गुना पर बंद हुई। ऐसा 20वां इशू अमेरिकन मेज प्रोडक्ट्स है जो 91/2 पर बंद हुआ,
जिसका गुणक भी 9 है। ये समूह औसत दर्जे का दिखाई दे सकता है। ऐसे 10 इशू थे जो $10 प्रति शेयर से नीचे बिक रहे थे। ये बात उतनी जरूरी नहीं है। ये संभवतः अनिवार्य नहीं, रक्षात्मक निवेशक को ऐसी सूची के खिलाफ चेतावनी प्रदान कर सकती है, लेकिन ये अनुमान उद्यमशील निवेशक के लिए संतुलन बनाने में अनुकूल हो सकता है। आगे छानबीन से पहले चलिए कुछ अंकों की घटजोड़ करते हैं। हमारी सूची तलाशे जाने वाले पहले 200 इशू में 10 में से 1 का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर गाइड को बताना चाहिए, मान लीजिए 450 इशू 10 से कम गुणक पर बिक रहे हैं। इससे आगे चयन के लिए उम्मीदवारों की बड़ी संख्या हो जाएगी। तो चलिए अब अपनी सूची में कुछ और मानक जोड़ते हैं जो कुछ वैसे ही होंगे जैसे हमने रक्षात्मक निवेशक के लिए सुझाए थे, लेकिन ये उतने कड़े नहीं होंगे। हम निम्न की संस्तुति करते हैं। नंबर 1, वित्तीय स्थिति। वर्तमान आस्तियां वर्तमान देयताओं से कम 11/2 गुना हों। ऋण नेट करंट असेट से 110% से ज्यादा ना हो, यानी कि औद्योगिक कंपनियों में। नंबर 2, आय की स्थिरता। स्टॉक गाइड में बीते 5 वर्षों का कोई घाटा कवर नहीं किया गया। नंबर 3, डिविडेंड रिकॉर्ड, कुछ वर्तमान डिविडेंड। नंबर 4, आय वृद्धि, पिछले वर्ष की आय 1966 से ज्यादा हो। नंबर 5, भाव, शुद्ध वास्तविक आस्तियों के 120% से कम हो। गाइड के ये आय आंकड़े आमतौर पर 30 सितंबर 1970 में समाप्त अवधि के हैं और इस प्रकार इसमें उस वर्ष की अंतिम तिमाही की खराब चीजें नहीं होंगी। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चांद तो नहीं मांग सकता, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ संस्थान के आकार की कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की है। छोटी कंपनियों में भी काफी सुरक्षा मिल सकती है यदि इन्हें पूरी सावधानी और सामूहिक आधार पर खरीदा जाए। जब हमने ये 5 अतिरिक्त पैमाने लागू किए तो हमारी 20 उम्मीदवारों की सूची कम होकर केवल 5 की रह गई। चलिए अपनी तलाश फिर शुरू करें। जब तक गाइड के पहले 450 इशू में से हम 15 शेयरों का छोटा सा पोर्टफोलियो नहीं बना लेते जो हमारी 6 आवश्यकताओं पर खरा उतरे। ये समूह जाहिर है केवल उदाहरण के लिए है और जरूरी नहीं कि हमारे जिज्ञासु निवेशक ने इन्हीं को चुना होता। तथ्य यह है कि हमारी पद्धति का पालन करने वाले के पास कहीं अधिक विकल्प होते। यदि हमारी छंटाई पद्धति को स्टॉक गाइड की सभी 4500 कंपनियों पर लागू किया जाए और यदि पहली 10 का अनुपात अच्छा रहे तो अंत तक हमारे चयन पैमाने पर खरी उतरने वाली लगभग 150 कंपनियां होंगी। तब उद्यमशील निवेशक अपने फैसले या अपने झुकाव और पूर्वाग्रहों पर चल सकता है, जिससे तीसरा चयन या कह सकते हैं कि वो इस प्रचुर सूची में 5 में से 1 को चुन सके। स्टॉक गाइड सामग्री में अर्निंग्स एंड डिविडेंड रैंकिंग शामिल होती है जो इन कारकों की बीते 8 वर्षों की स्थिरता और वृद्धि पर आधारित होती है। इस प्रकार यहाँ भाव का आकर्षण प्रवेश नहीं कर पाता। S&P रैंकिंग को हमने शामिल किया है। इन 15 इशू में से 10 को B+ यानी कि औसत का रैंक मिला है और एक अमेरिकन मेज को A की उच्च रेटिंग मिली है। यदि हमारे उद्यमशील निवेशक अपनी मर्जी का 7वां तकनीकी पैमाना जोड़ना चाहते हैं जिसमें केवल स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के औसत या बेहतर क्वालिटी में रैंक इशू पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो उनके पास अभी भी चुनने के लिए ऐसे लगभग 100 इशू होंगे। कोई कह सकता है कि इशू समूह जो कम से कम औसत गुणवत्ता के हों, वित्तीय स्थिति के पैमाने पर खरे उतरें, जिन्हें वर्तमान आय से कम गुणक और असेट वैल्यू से नीचे खरीदा जा सके, उनमें संतोषजनक निवेश परिणाम देने का उचित वादा भी होना चाहिए। साधारण स्टॉक से चुनने का एकल पैमाना। जिज्ञासु पाठक पूछ सकता है कि क्या औसत पोर्टफोलियो से बेहतर के चयन का काम उससे आसान हो सकता है? जैसा हमने फिलहाल बताया है, क्या अच्छे लाभ के लिए कोई एकल संभाव्य पैमाने का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कम भाव और आय का अनुपात या उच्च डिविडेंड रिटर्न या बड़ा आस्ति मूल्य? इस तरह के 2 तरीके हैं जिनसे हमें बीते समय में काफी सतत अच्छे परिणाम मिले हैं। नंबर 1, महत्वपूर्ण कंपनियों जैसे DJIA सूची के कम गुणक शेयरों को खरीदना और नंबर 2, विविध स्टॉक समूह विकल्पों का नेट करंट असेट मूल्यों या कार्यशील पूंजीगत मूल्य से कम पर बिकना। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि 1968 के अंत में DJIA पर लागू निम्न गुणक का पैमाना खराब तरीके से काम करता दिखाई देता है। जब परिणाम 1971 के मध्य तक मापे जाते हैं, कार्यशील पूंजीगत मूल्य से कम पर साधारण शेयरों की खरीद के रिकॉर्ड में इस तरह की बुराई नहीं है। यहाँ नुकसान केवल बीते दशक के दौरान अधिकांशतः ऐसे अवसरों का लुप्त होना है। अन्य चयन आधारों का क्या?
इस पुस्तक को लिखते हुए हमने अनुभवों की सीरीज बनाई, जिनमें से हर एक पूर्णतः स्पष्ट पैमाने पर आधारित था। इसमें उपयोग हुआ डेटा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की स्टॉक गाइड में मौजूद था। सभी मामलों में 30 स्टॉक पोर्टफोलियो की कल्पना की गई, जिसे 1968 के बंद भाव पर बनाया गया था और 30 जून 1971 में इसका पुनः मूल्यांकन किया गया था। इस पर लागू विभिन्न पैमानों में निम्न थे, जिन्हें अन्य क्रम रहित तरीके से विकल्पों पर लागू किया गया था। नंबर 1, हालिया आय का कम गुणक, जो DJIA इशू तक सीमित नहीं है। नंबर 2, उच्च डिविडेंड रिटर्न। नंबर 3, दीर्घावधिक डिविडेंड रिकॉर्ड। नंबर 4, आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या के मायने में बहुत बड़ा संस्थान। नंबर 5, मजबूत वित्तीय स्थिति। नंबर 6, डॉलर प्रति शेयर में कम भाव। नंबर 7, पिछले उच्च भाव की तुलना में कम भाव। नंबर 8, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा हाई क्वालिटी रैंक मिला हो। यहाँ ध्यान देना होगा कि स्टॉक गाइड में उपरोक्त पैमानों में से प्रत्येक के लिए कम से कम एक कॉलम दिया रहता है। ये संकेत करता है कि प्रकाशक भी मानते हैं कि ये सब साधारण शेयरों के विश्लेषण और चयन से अहम है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, हम यहाँ एक और आंकड़ा जोड़ना चाहेंगे, प्रति शेयर नेट असेट वैल्यू। हमारे विभिन्न परीक्षणों में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आया, वो क्रम रहित खरीद वाले शेयरों के प्रदर्शन से संबंधित था। हमने उनके प्रदर्शन की जांच 30 स्टॉक पोर्टफोलियो पर की, जिनमें से हर एक इशू 31 दिसंबर 1938 तथा 31 अगस्त 1971 के भी स्टॉक गाइड की पहली कतार में मिल जाएगा। इन दोनों तारीखों के बीच S&P कंपोजिट वास्तव में अपरिवर्तित रहा तथा DJIA में लगभग 5% का नुकसान हुआ, लेकिन हमारे 90 क्रम रहित चयनित इशू में गिरावट औसतन 22% थी। यहाँ हम उन 19 इशू को शामिल नहीं कर रहे जिन्हें गाइड से निकाला गया और जिनमें संभवतः ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ था। ये तुलनात्मक परिणाम निश्चित रूप से निम्न गुणवत्ता वाले छोटे इशू की तेजी के बाजार में तुलनात्मक ओवर वैल्यू की प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं तथा इनमें मजबूत इशू से तब ज्यादा गिरावट आती है जब भावों में गिरावट हो। इससे इनकी पूर्ण क्षतिपूर्ति में भी देर हो जाती है, जो कई मामलों में अनंत काल की होती है। यहाँ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए सीख है, स्पष्ट रूप से पोर्टफोलियो बनाते समय दूसरे दर्जे के इशू से बचें, जब तक कि उद्यमशील निवेशकों के लिए वे साफ तौर पर बार्गेन ना दिखते हों। पोर्टफोलियो अध्ययन से निकले अन्य परिणाम सार रूप में निम्न है। अध्ययन किए गए समूहों में से केवल 3 ने S&P कंपोजिट से बेहतर और इसी कारण DJIA से भी बेहतर कर दिखाया। जैसे नंबर 1, हाई क्वालिटी रैंकिंग। A+ वाली इंडस्ट्री ने S&P इंडस्ट्रियल के 2.4% और DJIA के 5.6% की गिरावट के मुकाबले इसी अवधि में 9.5% की बढ़त हासिल की। हालांकि A+ रेटिंग वाले 10 जनोपयोगी इशू में 55 स्टॉक S&P पब्लिक यूटिलिटी इंडेक्स के 14% के मुकाबले 18% की गिरावट आई। फिर से टिप्पणी करना जरूरी है कि S&P रैंकिंग इस A की जांच में अच्छी तरह दिखाई दी। हर मामले में हाई रैंकिंग पर आधारित पोर्टफोलियो ने लो रैंकिंग पोर्टफोलियो से बेहतर किया। नंबर 2, कंपनियां जिनका 50 मिलियन से ज्यादा का शेयर आउटस्टैंडिंग था, उनमें इंडेक्स में थोड़ी गिरावट के मुकाबले कोई बदलाव नहीं देखा गया। नंबर 3, ये अजीब रहा कि उच्च भाव प्रति शेयर 100 से अधिक पर बिक रहे शेयरों ने थोड़ी सी 1% संयुक्त वृद्धि दर्शाई। अपनी विभिन्न जांचों में से एक में हमने बुक वैल्यू को आधार बनाया। ये आंकड़े स्टॉक गाइड में नहीं दिए गए थे। जहां हमने पाया हमारे निवेश दर्शन के विपरीत, जिन कंपनियों ने अपने बाजार भाव में बड़े आकार के साथ अच्छी साख के घटक को जोड़ा था, उन्होंने 21/2 वर्ष की होल्डिंग अवधि में पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ अच्छी साख वाले घटक से हमारा मतलब है कि वो भाव अंश जो बुक वैल्यू से ज्यादा था। हमारी अच्छी साख वाले दिग्गजों की सूची 30 इशू से बनी है, जिनमें से प्रत्येक का अच्छी साख घटक $1 बिलियन से ज्यादा का है, जो उसके बाजार भाव के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। 1968 के अंत में इन अच्छी साख वाली वस्तुओं का कुल बाजार मूल्य $120 बिलियन से भी ज्यादा था। अपने आशावान बाजार मूल्यांकन के बावजूद इस समूह में समग्र रूप से दिसंबर 1968 से अगस्त 1971 के बीच 15% प्रति शेयर की भाव वृद्धि हुई और इसने खुद को 20 विषय सूची अध्ययन में अपने को सबसे बेहतरीन प्रदर्शित किया। एक तथ्य जिसे कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए जब आप निवेश नीतियों पर काम कर रहे हों।
ये साफ है कि कम से कम इन कंपनियों के साथ अत्यधिक संवेग तो जुड़ा है, जो बड़े आकार का गुण, आय का शानदार पिछला रिकॉर्ड, जनता की भविष्य में निरंतर आय वृद्धि की उम्मीद तथा बीते अनेक वर्षों की मजबूत बाजार क्रिया आदि इन सबको जोड़ती है। हमारे मात्रात्मक पैमाने पर भाव भले ही अधिक प्रतीत होते हों, ये आधारभूत बाजार संवेग ऐसे इशू को कमोबेश अनिश्चित काल के लिए जारी रख सकता है। स्पष्ट है, ये अनुमान इस वर्ग के हर एक इशू पर लागू नहीं हो सकता। जैसे कि निर्विवाद अच्छी साख प्रमुख IBM 30 महीने की अवधि में 315 से गिरकर 304 पर आ गया। ये जानना कठिन है कि दिख रही शानदार बाजार क्रियाएं किस हद तक सच्ची या निवेश विषयक पात्रता पर खरी हैं और किसी सीमा तक ये दीर्घ स्थापित लोकप्रियता है। इसमें संदेह नहीं कि यहाँ दोनों ही कारक अहम हैं। साफ तौर पर दीर्घावधिक और अच्छी साख वाले दिग्गजों की हालिया बाजार क्रिया दोनों ही उन्हें साधारण शेयरों के विविधीकृत पोर्टफोलियो के लिए अनुशंसा योग्य बनाती होंगी। हालांकि हमारी अपनी प्राथमिकता वो अन्य प्रकार रहेंगे जो अनुकूल निवेश कारकों का संयोजन दर्शाते हैं, जिनमें बाजार भाव का कम से कम 2/3 असेट वैल्यू भी शामिल है। अन्य पैमानों के उपयोग से हुई जांच से आमतौर पर संकेत मिले कि एक अनुकूल कारक पर आधारित क्रमरहित सूची ने विपरीत कारक से चुनी क्रमरहित सूची से बेहतर किया। कम गुणक इशू में इस अवधि के दौरान उच्च गुणक इशू से कम गिरावट आई और दीर्घावधि डिविडेंड भुगतानकर्ता को उनसे कम नुकसान हुआ, जो 1968 के अंत में डिविडेंड का भुगतान नहीं कर रहे थे। उस सीमा तक परिणाम हमारी अनुशंसाओं का समर्थन करते हैं कि चयनित इशू मात्रात्मक या वास्तविक पैमाने के संयोजन पर खरे उतरते हैं। अंत में हमें S&P कंपोजिट के मूल्य रिकॉर्ड की तुलना में समग्र रूप से हमारी सूचियों द्वारा बहुत खराब प्रदर्शन पर टिप्पणी करनी चाहिए। इसमें S&P की कीमत प्रत्येक एंटरप्राइज के आकार से तय होती है, जबकि हमारी जांच प्रत्येक कंपनी का एक शेयर लेने पर आधारित है। निसंदेह S&P पद्धति द्वारा दिग्गज संस्थानों पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिससे परिणामों में बड़ा अंतर आया है तथा ये फिर से उबाऊ कंपनियों के मुकाबले उनकी शानदार भाव स्थिरता का संकेत देता है। बार्गेन इशू या नेट करंट असेट स्टॉक्स। उपरोक्त जांच में हमने नेट करंट असेट वैल्यू से कम भाव पर खरीदे 30 इशू के परिणामों को शामिल नहीं किया है। इसका कारण ये था कि इनमें से केवल मुट्ठी भर इशू ही 1967 के अंत की स्टॉक गाइड में मिलते हैं, लेकिन 1970 की गिरावट के बाद तस्वीर बदल गई तथा उस वर्ष कम भाव पर अच्छी संख्या में साधारण शेयरों को उनके कार्यशील पूंजी मूल्य से कम पर खरीदा जा सकता था। हमेशा यही देखा गया और आज भी देखा जाता है कि ये कहना हास्यास्पद रूप से सरल है कि यदि कोई व्यक्ति केवल नेट करंट असेट से कम भाव पर साधारण शेयरों के विविधीकृत समूह को सभी पूर्व दावों को घटाने के बाद तथा फिक्स्ड और अन्य आस्तियों को शून्य से शुरू करके हासिल कर लेता है, तो इससे काफी संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं। हमारे 30 वर्षों से भी ज्यादा के अनुभव यानी 1923 से 1957 के बीच में यही हुआ है, सिवाय 1930 से 1932 के वास्तविक मुसीबत के समय को छोड़कर। क्या 1971 के आरंभ में इस पद्धति की प्रासंगिकता थी? हमारा जवाब हाँ होगा। स्टॉक गाइड पर एक नजर मारने भर से ऐसे कुछ 50 या ज्यादा इशू सामने आ गए जो नेट करंट असेट वैल्यू या इससे नीचे के स्तर पर मिल सकते थे। जैसा कि उम्मीद थी कि इनमें से बहुत से अच्छे इशू ने 1970 के कठिन वर्ष में बुरा प्रदर्शन किया था। यदि हम पिछले 12 महीने की अवधि में नुकसान दर्ज करने वालों को निकाल देते तो भी हमारे पास इतने इशू अवश्य बच जाते कि हम एक विविधीकृत सूची बना सके। हमने 5 इशू का डेटा दिया है जो अपने कार्यशील पूंजीगत मूल्य से कम पर अपने 1970 के कम भाव पर बेचे गए। इससे शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव की प्रकृति पर कुछ वैचारिक कसरत होती है। ऐसा कैसे हुआ कि सुस्थापित कंपनियां जिनका ब्रांड देश भर में घर घर जाना जाता था, इनका इतना कम भाव लगाया गया, उसी वक्त जब बाकी संस्थान निश्चित ही जिनकी अर्निंग ग्रोथ बेहतर थी, उनकी बैलेंस शीट जो दिखाती थी उससे कई बिलियन डॉलर अधिक पर बिक रहे थे। एक बार फिर पुराने दिनों की उक्ति है, अच्छी साख का विचार ऐसा अमूर्त मूल्य वाला तत्व है जो आमतौर पर ट्रेड नेम से जुड़ा होता है। नाम जैसे चादरों में लेडी पेपरल, स्विम सूट में जेंट जैन और पेन में पार्कर को निश्चित ही एसेट के तौर पर बड़ा मूल्य माना जाता है। लेकिन अब यदि बाजार को कंपनी पसंद ना आए तो न केवल जाने माने ट्रेड नेम बल्कि जमीन, इमारतें, मशीनरी और चाहे जो हो वे कुछ भी मायने नहीं रखते।
पास्कल ने कहा था, दिल के अपने कारण हैं जिसके कारण समझ नहीं आते। यहां दिल की जगह वॉल स्ट्रीट पढ़ें। जब हालात ठीक हों और नया इशू बिकने योग्य हो, तब शेयर प्रस्तावों की गुणवत्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्हें फौरन खरीदार मिल जाते हैं। जारी होने के तत्काल बाद उनकी भाव बोली अक्सर उत्साहपूर्वक होती है, जो उनकी आस्तियों और आय के संबंध में इस स्तर तक चली जाती है जिससे IBM, ज़ीरॉक्स और पोलेराइड भी शर्मिंदा हो जाए। वॉल स्ट्रीट इस उन्माद को एक और कदम आगे ले जाता है जिसमें कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष प्रयास नहीं करता कि इसे उससे पहले रोक दिया जाए जब भाव में अपरिहार्य गिरावट आए। SEC इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि जानकारियों के खुलासे पर जोर दे जिस पर स्पेक्युलेटिव जनता ज्यादा ध्यान नहीं देती, या SEC जांच की घोषणा कर सकता है और अक्सर विभिन्न प्रकार के हल्के दंड लगा सकता है जब कानून को साफ तौर पर तोड़ा गया हो। जब ऐसे बहुत से छोटे छोटे लेकिन निहायत हवा भरे संस्थान नजरों से पूरी तरह या अंशतः ओझल हो जाएंगे तो इन सबको दार्शनिक रूप से खेल का हिस्सा मान लिया जाएगा। अगली दफा हर कोई ऐसी अक्षम्य उच्च श्रृंखलता से कान पकड़ता है। भद्र पाठक इस लेक्चर के लिए धन्यवाद कहेंगे, लेकिन आपके बार्गेन इशू का क्या? क्या व्यक्ति बिना कोई गंभीर जोखिम लिए इसमें धन कमा सकता है? निश्चित ही हाँ, यदि आपको ये इतने मिल जाएं कि विविधीकृत समूह बना सके, और यदि आप धैर्य ना खो बैठें, यदि वे आपके खरीदते ही फौरन चढ़ ना पाएं। कई बार धैर्य रखना काफी जरूरी जान पड़ता है। अपने पिछले संस्करण में हमने एक जोखिम का उदाहरण दिया था जो हमारे लिखते वक्त जारी है। ये बर्टन डिक्सी कॉरपोरेशन की बात है जिसका शेयर उसकी 30 की नेट करंट असेट वैल्यू और 50 की बुक वैल्यू के मुकाबले 20 पर बिक रहा था। इस खरीद पर मुनाफा तुरंत नहीं होने वाला था, लेकिन अगस्त 1967 में सभी शेयर धारकों को उनके शेयरों के लिए 533/4 का प्रस्ताव दिया गया, जो संभवतः उनकी बुक वैल्यू के बराबर था। धैर्यवान धारक जिनसे इस शेयर को मार्च 1964 में 20 पर खरीदा था, उसे 31.5 वर्ष में 165% मुनाफा हो रहा था। 47% का नॉन कंपाउंडेड वार्षिक रिटर्न। हमारे अनुभव में ज्यादा बार्गेन इशू में अच्छा मुनाफा दिखाने में इतनी देर नहीं लगी, ना ही उनमें दर इतनी ऊंची रही है। इसके जैसी ही स्थिति अभी हमारे लिखते वक्त भी है। नेशनल प्रेस्टो इंडस्ट्रीज पर चर्चा को देखें, विशेष परिस्थितियां या वर्कआउट्स। चलिए संक्षिप्त में इस क्षेत्र को भी देखते हैं, क्योंकि ये उद्यमशील निवेशक के परिचालन कार्यक्रम में सैद्धांतिक रूप से जोड़े जाने योग्य है। इस पर ऊपर टिप्पणी भी है। यहाँ हम कुछ शैलियों के उदाहरण लेंगे और कुछ अतिरिक्त टिप्पणियां कि इनमें एक खुले दिमाग वाले और सजग निवेशक के लिए क्या प्रस्तावित है। अन्य के अलावा ऐसी 3 परिस्थितियां अभी वर्तमान 1971 में घटी और इन्हें निम्न तरीके से संक्षिप्त कर सकते हैं। परिस्थिति 1, कैसर रॉथ का बॉर्डन द्वारा अधिग्रहण। जनवरी 1971 में बॉर्डन इनकॉर्पोरेशन ने कैसर रॉथ का नियंत्रण हासिल करने की योजना की घोषणा की। डाइवर्सिफाइड अपैरल, जिसमें वे कैसर रॉथ के 1 शेयर के बदले अपने 11/3 शेयर दे रहे थे। अगले दिन सक्रिय ट्रेडिंग में बॉर्डन 26 पर बंद हुआ और कैसर रॉथ 28 पर। यदि किसी ऑपरेटर ने इस भाव पर कैसर रॉथ के 300 शेयर खरीदे होते और बॉर्डन के 400 शेयर बेचे होते, और यदि बाद में यह सौदा घोषित शर्तों पर पूरा हुआ होता, तो इसे अपनी शेयर लागत पर कुछ 24% का लाभ होता, जिनमें से कमीशन और कुछ अन्य चीजों को घटाना होगा। मान लेते हैं कि यह सौदा होने में 6 महीने लग गए थे, तो इसका अंतिम मुनाफा संभवतः 40% वार्षिक दर से ज्यादा होता। परिस्थिति 2, नवंबर 1970 में नेशनल बिस्किट कंपनी ने $11 नकद पर औरोरा प्लास्टिक कंपनी का नियंत्रण खरीदने का प्रस्ताव रखा। उनके शेयर लगभग 81.5 पर बिक रहे थे। महीना समाप्त होने तक ये 9 पर बंद हुआ और वर्ष के अंत तक बिकता रहा। यहाँ निर्दिष्ट सकल लाभ मूल रूप से लगभग 25% था, जो विफलता के जोखिम और समय तत्व का विषय था। परिस्थिति 3, यूनिवर्सल मैरियन कंपनी ने अपना कारोबारी परिचालन बंद कर दिया था। उसने अपने शेयर धारकों से कंपनी के विघटन का अनुमोदन करने को कहा। खजांची ने बताया कि बुक वैल्यू पर साधारण शेयरों का भाव लगभग $281.2 प्रति शेयर था, जिसका बड़ा हिस्सा तरल रूप में था। 1970 में यह शेयर 211/2 पर बंद हुआ, जो इसमें 30% से अधिक सकल लाभ की संभावना का संकेत था। यदि परिसमापन में बुक वैल्यू की वसूली कर ली जाती
यदि इस तरह के परिचालनों का संचालन जोखिम का बंटवारा करने के लिए विविधीकृत आधार पर किया जाए तो मान लीजिए 20% या बेहतर वार्षिक मुनाफा पाने का भरोसा किया जा सकता है। ऐसे में निसंदेह वे केवल उचित होने से कुछ अधिक ही होंगे। चूंकि ये पुस्तक विशेष परिस्थितियों पर नहीं है तो हम यहाँ कारोबारी विवरण में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये वस्तुतः कारोबार ही है। चलिए यहाँ अभी हाल के वर्षों के 2 विरोधाभासी घटनाक्रमों का उल्लेख करते हैं। एक और चयन किए जा सकने वाले सौदों की संख्या में कह सकते हैं बीते 10 वर्षों के मुकाबले भारी इजाफा हुआ। इस स्थिति को हम कॉरपोरेशन की धुन कह सकते हैं कि वे अपनी गतिविधियों को विभिन्न प्रकार के अधिग्रहण आदि में विविधीकृत कर रहे थे। 1970 में विलयन घोषणाओं की संख्या औसतन कुछ 5000 थी, जो 1969 की 6000 से अधिक से कम थी। इस सौदों में शामिल समूचे धन का मूल्य कई बिलियन तक था। शायद 5000 घोषणाओं का छोटा सा हिस्सा विशेष परिस्थिति खरीदार के लिए शेयरों की खरीद का स्पष्ट अवसर पेश कर सकता था, लेकिन ये हिस्सा अभी भी इतना बड़ा था कि इसे अध्ययन, छंटाई और चयन में व्यस्त रख सकता था। तस्वीर का दूसरा रुख ये था कि अधिग्रहण घोषणाओं के मुकम्मल नहीं होने का अनुपात बढ़ रहा था। ऐसे मामलों में निश्चित ही मुनाफे का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता था। इसके स्थान पर कम या ज्यादा गंभीर नुकसान होने की आशंका थी। विफलता के अनेक कारण थे, जिनमें गैर भरोसेमंद दखलंदाजी, शेयर धारकों का विरोध, बाजार स्थितियों में बदलाव, आगे अध्ययन में प्रतिकूल संकेत, विवरणों पर सहमति न बनना आदि शामिल थे। निश्चित ही यहाँ तरकीब यही है कि अनुभव के सहारे फैसला लिया जाए और उन सौदों को चुने जिनके सफल होने की अधिकतम संभावना है, तथा उन्हें भी जिनके विफल होने की अवस्था में नुकसान की न्यूनतम संभावना हो। उपरोक्त उदाहरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियां। कैसर रॉथ, इस कंपनी के डायरेक्टरों ने पहले ही बोर्डन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था जब यह अध्याय जनवरी 1971 में लिखा जा रहा था। यदि इस कार्रवाई को तुरंत रोक दिया जाता तो कमीशन समेत समूचा नुकसान कैसर रॉथ शेयर के भाव का लगभग 12% होता। औरोरा प्लास्टिक्स, 1970 में इस कंपनी के बुरे प्रदर्शन के कारण अधिग्रहण शर्तों पर पुनः मोल तोल हुआ और भाव घटकर 101/2 रह गया। शेयरों के लिए मई के अंत में भुगतान कर दिया गया। यहां मिली वार्षिक रिटर्न दर लगभग 25% थी। यूनिवर्सल मैरियन कंपनी ने तुरंत नकद और स्टॉक में लगभग $7 प्रति शेयर का प्रारंभिक वितरण किया, जिससे निवेश घटकर 141/2 रह गया। हालांकि बाद में इसका बाजार भाव 13 तक नीचे गिर गया, जिससे इसके परिसमापन के अंतिम परिणामों पर संदेह होने लगा। ये मानते हुए कि दिए गए 3 उदाहरण 1971 में समग्र रूप से वर्कआउट या ऑर्बिट्रेज के अवसरों का काफी हद तक प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे ये स्पष्ट है कि यदि इनमें बिना सोचे समझे प्रवेश किया जाता है तो वे आकर्षक नहीं होते। ये पहले से कहीं अधिक पेशेवरों का क्षेत्र बन गया है, जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विवेक हो। कैसर रॉथ के हमारे उदाहरण में एक और दिलचस्प प्रासंगिक सूचना भी है। 1971 के अंत में भाव गिरकर 20 से नीचे हो गए थे, जो कि बोर्डन 25 पर बेच रहा था, जो कैसर रॉथ के लिए एक्सचेंज ऑफर की शर्तों के तहत 33 के समान था। ऐसा लगता है कि डायरेक्टरों ने इस अवसर से इनकार करके बड़ी गलती की, या कैसर रॉथ के शेयर बाजार में इतनी बुरी तरह अंडर वैल्यू थे। ये ऐसी चीज है जिसकी पड़ताल प्रतिभूति विश्लेषक को करनी चाहिए।